में पढ़ने वाले 4 मित्र मोहन, गोपाल, कृष्णा, गोविंद भी अपने परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, करें भी क्यों नहीं, दिन रात मेहनत जो की है, सारे शौक छोड़कर सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। इनके माता पिता ने भी इनके लिए दिन रात एक कर दिया। परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आया। सभी ने फर्स्ट डिवीजन के साथ अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन अब आगे क्या करना है, सभी सोच रहे हैं। सभी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल से संबंध रखने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षा दी है। एक दिन चारों मित्र अपने कैरियर के विषय में बातें कर रहे थे। तभी मोहन का एक पुराना मित्र विवेक, जो एक उपयुक्त नौकरी की तलाश में है, उनसे मिलता है। अरे विवेक, कैसे हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मोहन, तुम कैसे हो और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? 12वीं की परीक्षा का परिणाम अभी आया है। फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया हूँ। सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, मेडिकल लाइन में जाऊँ या इंजीनियरिंग करूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे मित्र गोपाल, कृष्णा और गोविंद हैं। इन्होंने भी फर्स्ट डिवीजन से 12वीं कक्षा पास की है। इनसे मिलो, ये है मेरे मित्र हरि। इन्होंने मेरे साथ MBA किया है। अच्छा भाई, अब मेरी भी सुनो। तुम तो जानते ही हो कि मैंने देश के उच्च शिक्षा संस्थान से BTech और MBA किया है। प्राइवेट कंपनी में जॉब की, लेकिन छोड़ दी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे भाई, तुम सब लोग नहीं जानते देश में क्या हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज आज के पढ़े लिखे युवा वर्ग को पैसे का लालच देकर अपने देश को ही लूटने में लगी है, और इस देश का पैसा बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में जा रहा है, जो मुझसे नहीं देखा गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। ये सब कैसे, और इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब हमारी शिक्षा व्यवस्था का ही दोष है, और हमारे सरकारी तंत्र ने इसे और मजबूती दे दी है। ये क्या कह रहे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था? हम समझे नहीं। मित्रों सुनो, आजादी से पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ऐसा गांधी जी ने भी गोलमेज सम्मेलन में कहा था। और तुम ये भी नहीं जानते कि गांधी जी के सहयोगी प्रोफेसर धर्मपाल ने अपने 40 वर्ष के पूरे देश भ्रमण से प्राप्त तथ्यों से पाया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि भारत का उद्योग, तकनीकी और चिकित्सा विश्व में प्रथम स्थान पर थी। लेकिन इस मैकॉले शिक्षा पद्धति ने तो शिक्षा के नाम पर अंग्रेजियत का जहर ही भारत में घोल दिया है। ये क्या कह रहे हो हरि? हम समझे नहीं, जरा विस्तार से बताओ। क्या तुम यह नहीं जानते कि आज सिर्फ उच्च डिग्रियां प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है? किताबों को रटकर अच्छे मार्क्स लाना ही विद्यार्थियों में देखने को मिलता है। काफी समय और पैसा खर्च करने के बाद भी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो, 2006 से 2010 के बीच 26% विद्यार्थी आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं, वो भी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में। जहां 2006 में 5,857 विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं की, वहीं 2010 में यह संख्या बढ़कर 7,380 हो गई। यह डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। हाँ हरि, तुम सही कह रहे हो मित्र। आज BTech, MBA की डिग्री प्राप्त करने के बावजूद भी आए दिन हम न्यूज़पेपर में चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी की घटनाओं को पढ़ते हैं, जिनको ये विद्यार्थी निडरता के साथ अंजाम दे रहे हैं। हाँ मोहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस सब के पीछे एक ही कारण है, मैकाले द्वारा दिया गया एजुकेशन सिस्टम। मैकाले शिक्षा पद्धति ने हमारी गुरुकुल संस्कृति, वेशभूषा, खान पान सब कुछ बदल दिया है। विवेक, क्या आप बताओगे ये मैकाले शिक्षा पद्धति हमारे देश में कैसे आई और इसके पीछे क्या कारण है? मित्रों, तुम नहीं जानते, भारत को गुलाम बनाने और भारत की संप्रभुता को नष्ट करने के लिए
मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का कुचक्र अपनाया था। मैकाले के बॉस विलियम एडम्स ने 1835 में 1780 पन्ने की रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया है, जो हैंसार्ड ब्रिटिश प्रेस द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाती है। अच्छा विवेक, अब ये बताओ कि कैसी थी पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था? मित्रों, मैं बताता हूँ। सन 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश सांसदों के सामने एडम कहता है कि भारत में लगभग 100% साक्षरता थी। कोई भिखारी नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, कोई किसी पर आश्रित नहीं था, और इन सब का एक ही कारण था, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था। अच्छा हरि मित्र, आगे बताओ, कैसी थी भारत की शिक्षा व्यवस्था? मित्रों, एडम कहता है सन 1835 में भारत में 7,32,000 रिवेन्यू विलेजेस हुआ करते थे, जिन्हें भारतवासी गुरुकुल कहते थे। इन गुरुकुलों में सभी वर्गों के विद्यार्थी विद्या और शिक्षा ग्रहण करते थे। अच्छा मित्र, तो ये बताओ, इन गुरुकुलों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती थी और इनमें शिक्षा कैसी होती थी? मित्रों, भारतीय गुरुकुलों में 200 से 20,000 तक विद्यार्थी विद्या और शिक्षा ग्रहण करते थे। जो छोटे गुरुकुल होते थे उनमें 200 और बड़े गुरुकुल में 20,000 तक विद्यार्थी होते थे। अच्छा विवेक, ये बताओ, इनमें क्या पढ़ाया जाता था? मित्रों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एडम कहता है, जहां यूरोप के देशों के स्कूलों में सिर्फ बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ाया जाता था, वहां भारत के गुरुकुलों में वैदिक गणित के साथ धातु विज्ञान, शल्य चिकित्सा, खगोल शास्त्र, आधुनिक विज्ञान और कारीगरी जैसे 18 विषय पढ़ाए जाते थे, और साथ ही उन्हें ब्रह्मचर्य, संयम, साधना की विद्या भी दी जाती थी। विवेक, ये भी बताओ, विद्यार्थी इन गुरुकुलों में कितने दिन रहते थे? मित्रों, भारतीय गुरुकुलों में 4 से 5 वर्ष की आयु के विद्यार्थी प्रवेश लेकर 21 से 22 वर्ष की उम्र में गुरुकुल छोड़ते थे, यानी 17 से 18 साल तक वे गुरुकुल में शिक्षा और विद्या का अर्जन करते थे। वाह भाई वाह, क्या बात है। लेकिन आज तो कॉन्वेंट स्कूल्स ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट ही कर दिया है। हाँ मित्रों, तुम सही कह रहे हो। मैं कॉलेज जानता था कि यदि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत के गुरुकुलों को खत्म करो, भारत में कॉन्वेंट स्कूल खोलो। ये भी बताओ कि कॉन्वेंट की शुरुआत भारत में कैसे हुई? मित्रों, मैकॉले और उसके अंग्रेज साथियों ने भारत में साजिश के तहत इंडियन एजुकेशन एक्ट पारित किया, जिसमें कहा गया जितने भी भारत में संस्कृत भाषा से शिक्षा देने वाले गुरुकुल हैं वो सब गैर कानूनी हैं, और इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय गुरुकुलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला और नियम बना दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी और अंग्रेजों के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में ही पढ़ेंगे, नहीं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कॉन्वेंट के द्वारा पाश्चात्य संस्कृति को भी भारत में घुसा दिया। तुम सही कह रहे हो हरि। आज स्कूलों में हाथों पर मेहंदी लगाने, पैरों में पायल पहनने और भूमध्य पर तिलक तक लगाने में प्रतिबंध है, लेकिन फूहड़ता से भरे वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे और फादर्स डे बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मित्रों, आप सभी को ये जानकर दुख होगा कि जो गुरुकुल बंद नहीं हुए उन गुरुकुलों के अध्यापकों के हाथ तथा सिर तक काट दिए गए और पुस्तकालय भी जला दिए गए। सन 1840 से 1940 तक 100 साल तक ये अत्याचार चला गुरुकुल परंपरा को खत्म करने के लिए। बड़े ही आश्चर्य की बात है मित्रों, जब अंग्रेज 1947 में देश छोड़कर गए तब 350 कॉन्वेंट स्कूल थे और अब इनकी संख्या 35 से 40 हजार तक जा पहुंची है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि इन कॉन्वेंट स्कूल्स के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि है, यानी रेलवे से भी ज्यादा। और आंकड़े यह भी बताते हैं कि मुंबई में कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों में
92% हिंदू परिवारों से हैं। मित्र हरि, ये तो सब गलत हो रहा है। जमीन भी हमारी और संसाधन भी हमारे, और धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूल्स की ओर। हाँ मित्रों, इन कॉन्वेंट स्कूल्स को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा डोनेशन और फीस दी जाती है। क्या 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा? क्या हम अपनी गुरुकुल परंपरा को वापस नहीं ला सकते? जरूर, बिल्कुल। देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, यदि किसी चीज को खत्म करना चाहो तो 2 चीजें अपना लो, असहयोग और बहिष्कार। सिर्फ हम इतना करें कि अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूल्स में ना भेजें। भारतीय संस्कृति के धरोहर जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर स्कूल आज भी देश में चल रहे हैं, उन्हीं में भेजें। तो मैं मानता हूँ कि काफी हद तक संस्कृति की रक्षा हो सकेगी। हाँ हरि, आज जो भारत में पाश्चात्य कल्चर का भूत घुस गया है, वह भी भाग जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि अब भारत भी समलैंगिकता, यौन शिक्षा, लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि का पक्षधर हो गया है। डिस्को और पब्स तो पहले से ही इस देश के युवाओं को खत्म कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। छात्र छात्राओं का जीवन तनावग्रस्त हो रहा है। तो आओ हम सब संकल्प करते हैं कि हम भारत निर्माण में सहयोग देंगे और गुरुकुल पद्धति को पुनर्स्थापित करेंगे। ऋषि गुरुकुल परंपरा की जय। ब्रह्मचर्य के पालन से स्वास्थ्य का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। ब्रह्मचर्य के पालन से स्वास्थ्य का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। यौवन की सुरक्षा से जीवन उद्धार करें। यौवन की सुरक्षा से जीवन उद्धार करें। संयम की शक्ति से सर्वांगी विकास करें। संयम की शक्ति से सर्वांगी विकास करें। धन बर्बाद हुआ है स्वच्छंदी उच्छृंखल जीवन से। टीवी सीरियल चलचित्रों से, अश्लील साहित्यों से, इन सब को अब छोड़ के अपने यौवन को महकाए। यौवन को महकाए, यौवन को महकाए। संतों के सत्संग में जाकर जीवन धन्य बनाए। जीवन धन्य बनाए, जीवन धन्य बनाए। ब्रह्मचर्य के पालन से स्वास्थ्य का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। ब्रह्मचर्य के पालन से स्वास्थ्य का संचार करें, शक्ति का विकास करें, चरित्र का निर्माण करें। संयमहीन देशों में हुई है यौवन धन की तबाही। तन मन के कई रोग बढ़े हैं, दुष्चरित्र अपराधी। छोड़ के उनका अंध अनुकरण अपना देश बचाए। अपना देश बचाए, अपना देश आए।
पालन से स्वास्थ्य का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। ब्रह्मचर्य के पालन से स्वास्थ्य का संचार करे, शक्ति का विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। यम से ही शक्ति मिलेगी, तन मन स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि खूब में प्रगति होके रहेगी।